वू, कैंटोनीज और मीन जैसी कई बोलियां भी यहाँ पर बोली जाती हैं। अब अगर चीन की हम भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये देश पश्चिम में ऊंचे ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों से लेकर पूर्व में निचले उपजाऊ मैदानों तक फैला हुआ है। इस विविधता ने इस देश के इतिहास, संस्कृति और जनसंख्या के वितरण को गहराई से प्रभावित किया है। चीन के लगभग 1/3 हिस्से में पहाड़ हैं, जिनमें दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यही चीन का सबसे ऊंचा स्थान भी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848.86 मीटर है। वहीं सबसे निचला स्थान आइडिंग झील है, जो तुर्पान द्रोणी में स्थित है, जो समुद्र तल से 154 मीटर नीचे है। हिमालय, काराकोरम, पामीर और तियान शान ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं चीन को दक्षिण और मध्य एशिया से अलग करती हैं। चीनी सरकार और भूगोलवेत्ता यानी जियोग्राफर्स चीन को मुख्य रूप से 5 बड़े प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं, जो हैं पूर्वी चीन, जिंजियांग मंगोलिया, तिब्बती हाईलैंड्स, हिमालय हिंटरलैंड, ओरलोस पठार और बेसिन क्षेत्र। इनमें से पूर्वी चीन इस देश का सबसे घनी आबादी वाला ये एक शुष्क क्षेत्र है, जिसमें गोबी और तकला मकान जैसे विशाल रेगिस्तान, शुष्क पठार और बेसिन शामिल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आबादी बहुत ही कम है। तीसरा क्षेत्र है तिब्बती हाईलैंड्स, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पठारों में से एक तिब्बती पठार का हिस्सा है। ये बहुत ऊंचाई वाला, ठंडा और कम आबादी वाला क्षेत्र है, जो अपने कठोर वातावरण और अद्वितीय पारिस्थितिकी के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, चिंगहाई और आंशिक रूप से सिचुआन और यूनान प्रांतों में फैला हुआ है। चौथा महत्वपूर्ण क्षेत्र हिमालय हिंटरलैंड या दक्षिण पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र है और कृषि उत्पादन वाला क्षेत्र है। इसे 3 उपभागों में बांटा गया है: पूर्वोत्तर मैदान, उत्तरी मैदान और दक्षिणी पहाड़ियां, जिनमें से पूर्वोत्तर मैदान एक उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। उत्तरी मैदान भी एक महत्वपूर्ण मैदानी क्षेत्र है, जहां से पीली नदी बहती है, और दक्षिणी पहाड़ियां एक पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है, जिसमें यांगसी नदी का दक्षिणी भाग शामिल है। तो पूर्वी चीन के इन भागों के बाद दूसरा प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र जिंजियांग मंगोलिया चीन के पश्चिमी और उत्तरी भागों में फैला हुआ है। ये तिब्बती पठार से जुड़ा हुआ है। इसमें गहरी नदी घाटियां, तीव्र ढाले और ऊंचे नीचे पहाड़ी इलाके मिलते हैं। यूनान, सिचुआन और गुइझोउ जैसे प्रांत इसी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर मानसूनी प्रभाव अधिक होता है और कुछ हिस्सों में कृषि संभव है, खासकर सीढ़ीदार खेती के माध्यम से। पांचवा और अंतिम क्षेत्र लोस पठार और बेसिन क्षेत्र है, जो चीन के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में स्थित है। ये महीन पीली मिट्टी लोस से बना है, जो कि हवा के द्वारा जमा होती है। मृदा अपरदन की समस्या के बावजूद ये एक उपजाऊ क्षेत्र है। शांक्सी, गांसू और शांशी जैसे प्रांत इसी क्षेत्र में आते हैं। तो कुल मिलाकर के चीन की भूमि सतह का लगभग 70% हिस्सा पर्वत, पठार और पहाड़ियां मिलकर के बनाती हैं, जबकि बाकी 30% हिस्सा निचले मैदानी इलाकों और बेसिनों से बना है। यही निचले मैदानी इलाके और बेसिन चीन के अधिकांश कृषि योग्य भूमि और घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। इन भौगोलिक क्षेत्रों को सहारा देने, विशाल भूभाग की पानी की जरूरतों को पूरा करने और जीवन को बनाए रखने के लिए यहाँ पर अनगिनत नदियां और झीलें हैं। इन नदियों में यांगसी नदी चीन और एशिया की सबसे लंबी नदी है और नील और अमेज़न के बाद ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी भी है, जिसकी लंबाई लगभग 6,300 किलोमीटर है। ये नदी तिब्बत के तंगगुला पर्वत से निकलकर के पूर्वी चीन सागर में गिरती है। इस नदी पर 3 गॉर्जेस डैम भी स्थित है, जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। इसके बाद येलो रिवर आती है, यानी पीली नदी, जो चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। 5,464 किलोमीटर लंबी ये नदी अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण चीनी सभ्यता का पालना मानी जाती है, इसलिए इसे चाइना स्प्राइट कहा जाता है। वहीं उत्तर में उप आर्कटिक इलाकों जैसी कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन ये नदी भयंकर बाढ़ों की वजह से चाइना सौरो भी कहलाती है।
इस नदी में मिलने वाली पीली मिट्टी की वजह से ही इसे पीली नदी कहा जाता है। यांगजी और पीली नदी के अलावा दक्षिणी चीन में मौजूद पर्ल नदी और पूर्वोत्तर की सोंगुआ भी व्यापार, पानी की सप्लाई और खेती में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। साथ ही हुआई नदी, हाई नदी और लियाओ नदी चीन के अलग अलग क्षेत्रों में कृषि और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्रों को सहारा देती हैं। नदियों की तरह ही चीन में कई विशाल झीलें भी हैं। छिंगहाई झील चीन की सबसे बड़ी झील है और एक विशाल खारे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। तिब्बत में स्थित नामत्सो जैसी ऊंचाई पर मौजूद खारे पानी की झीलें भी बेहद खास हैं। वहीं पोयांग झील चीन की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो यांगसी नदी से जुड़ी हुई है। इसके ठीक बाद डोंगटिंग झील आती है जो कि दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये भी यांगसी नदी के निचले हिस्से में स्थित है। होंगजे झील और चाओ झील भी ताजे पानी की महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो नदियों और झीलों के बाद अब चीन की जलवायु को समझते हैं। इस देश की जलवायु में बहुत अंतर देखने को मिलता है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर मौसम में बड़ा बदलाव आता है। दक्षिण में जहां उष्णकटिबंधीय देशों की तरह बहुत गर्मी और नमी रहती है और एक विशाल खारे पानी की झील के रूप में जानी जाती है। तिब्बत में स्थित नामत्सो जैसी ऊंचाई पर मौजूद खारे पानी की झीलें भी बेहद खास हैं। वहीं पोयांग झील चीन की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो यांगसी नदी से जुड़ी हुई है। इसके ठीक बाद डोंगटिंग झील आती है जो कि दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये भी यांगसी नदी के निचले हिस्से में स्थित है। होंगजे झील और चाओ झील भी ताजे पानी की महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो नदियों और झीलों के बाद अब चीन की जलवायु को समझते हैं। इस देश की जलवायु में बहुत अंतर देखने को मिलता है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर मौसम में बड़ा बदलाव आता है। दक्षिण में जहां उष्णकटिबंधीय देशों की तरह बहुत गर्मी और नमी रहती है, वहीं उत्तर में उप आर्कटिक इलाकों जैसी कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसी तरह पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर भी बड़ा फर्क दिखाई देता है। पूर्वी समुद्र तट के पास गर्मियों में मानसून से खूब बारिश और नमी रहती है, जबकि पश्चिम में रेगिस्तानी इलाकों की वजह से मौसम बहुत सूखा रहता है और बारिश बेहद कम होती है। जलवायु में होने वाले इतने बदलावों का सबसे अहम कारण चीन का विशाल भूभाग और जटिल भौगोलिक संरचना ही है। और चीन को विश्व स्तर पर मिलने वाले महत्व का एक कारण इसकी प्राचीन सभ्यता भी है, क्योंकि चीन को दुनिया की सबसे पुरानी और लगातार चलती आ रही सभ्यताओं में से एक माना जाता है। इसका इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसकी भाषा, परंपराएं और संस्कृति आज भी बरकरार है। चीन शब्द की जड़ संस्कृत के सीना शब्द में मानी जाती है, जिसका इस्तेमाल प्राचीन भारत में चीन के लिए किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि ये नाम 3री शताब्दी ईसा पूर्व में चीन को एक करने वाले चीन वंश से जुड़ा है। चीन की शुरुआती राजवंशों में शिया, शांग और झोऊ का नाम आता है। शिया राजवंश को सबसे पहला माना जाता है क्योंकि इसका जिक्र पुरानी चीनी कहानियों और शुरुआती इतिहास में मिलता है। शांग राजवंश के समय में लिखने का तरीका, कांसे का इस्तेमाल और समाज का व्यवस्थित ढांचा शुरू हुआ। झोऊ राजवंश के दौरान चीन में कई दार्शनिक और धार्मिक विचारों की शुरुआत हुई। इसी दौर में कन्फ्यूशियस और ताओ जैसे विचारकों का उदय हुआ, जिनके विचारों ने चीनी समाज को बहुत गहराई से प्रभावित किया। इसके बाद छिन वंश आया, जिसने पूरे चीन को एक ताकतवर सम्राट के अधीन एकजुट किया। सम्राट छिनशी हुआंग ने कड़े कानून बनाए, सभी क्षेत्रों में एक समान माप तौल और सिक्का प्रणाली लागू की और बाहरी हमलों से देश की रक्षा के लिए चीन की विशाल दीवार का निर्माण शुरू करवाया। इसके बाद हान वंश का शासन शुरू हुआ, जिसे चीन का सुनहरा दौर कहा जाता है। इस समय विज्ञान, तकनीक, कला और व्यापार में बहुत बड़ी तरक्की हुई। यहीं से सिल्क रोड शुरू हुई, जो चीन को बाकी दुनिया से जोड़ने वाला एक अहम व्यापारिक रास्ता बनी। इसके बाद चीन ने दुनिया को कई बड़े आविष्कार दिए, जैसे कागज, छपाई की तकनीक और दिशा बताने वाला यंत्र कंपास। इन आविष्कारों ने न केवल चीन बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास को बदलकर रख दिया। तांग वंश के समय कविता और व्यापार खूब फले फूले। सोंग वंश में विज्ञान, गणित और मशीनों के क्षेत्र में कई खास खोजें हुई।
मिंग वंश के दौरान चीन ने फिर से ताकत हासिल की। 1912 में चीन गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई, लेकिन शर्म के 100 साल के उस कठिन दौर के कारण देश में स्थिरता नहीं आ सकी और राजनीतिक उठा-पटक जारी रही। असल में शर्म के 100 साल या सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन लगभग 1839 से लेकर के 1949 तक का वो समय था जब चीन ने एक बेहद मुश्किल और अपमानजनक दौर देखा, जिसमें चीन पर विदेशी ताकतों का दबाव बढ़ा, अफीम युद्ध हुए और देश में अंदरूनी अशांति फैल गई। आखिरकार 1949 में माओ जेडोंग के नेतृत्व में चीन जनवादी गणराज्य यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई और चीन कम्युनिस्ट शासन के अधीन आ गया, जिसने शर्म के 100 साल के उस कठिन दौर का अंत कर दिया। और इस तरह प्राचीन काल से लेकर के 18वीं सदी तक दुनिया की सबसे शक्तिशाली और विकसित सभ्यताओं में से एक रहा चीन देश। जैसे कि चीन का नेशनल फ्लैग, जिसे 5 स्टार रेड फ्लैग कहा जाता है, ये एक गहरे लाल रंग का झंडा है जिस पर एक बड़ा पीला तारा और 4 छोटे पीले तारे एक अर्धवृत्त में बने हैं। इस झंडे का लाल रंग कम्युनिस्ट क्रांति और उसके शहीदों के बलिदान को दर्शाता है। बड़ा पीला तारा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी का प्रतिनिधित्व करता है और 4 छोटे पीले तारे चीन के 4 प्रमुख सामाजिक वर्गों मजदूर, किसान, शहरी छोटे पूंजीपति और राष्ट्रीय पूंजीपतियों की एकता को दिखाते हैं। इस नेशनल फ्लैग के अलावा चीन का नेशनल एम्बलम एक गहरे लाल रंग का गोल घेरा है, जिसके बीच में बीजिंग का प्रसिद्ध तियानमेन गेट बना है, जो चीनी क्रांति का एक महत्वपूर्ण स्थल है। गेट के ऊपर नेशनल फ्लैग की तरह ही 5 तारे हैं, जो 5 वर्गों की एकता का प्रतीक हैं। इस घेरे के बाहर गेहूं और चावल की बालियां बनी हैं, जो कृषि मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती हैं और देश की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को दिखाती हैं। वहीं सबसे नीचे के हिस्से में एक गियर का पहिया बना है, जो औद्योगिक मजदूरों का प्रतीक है और चीन के औद्योगिकीकरण को दर्शाता है। लाल रिबन चीनी लोगों के एकीकरण को दर्शाता है। इस तरह चीन का ये नेशनल एम्बलम चीन के लोगों की एकता, कड़ी मेहनत और क्रांति की भावना को दर्शाता है और इस देश की आर्थिक और तकनीकी ताकत, इस देश की मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाती है। आज चीन अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया भर के व्यापार में इसकी बड़ी हिस्सेदारी है। सस्ते और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए मशहूर चीन देश हर तरह का सामान बनाता है और निर्यात करता है। इसे दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G तकनीक, ई-कॉमर्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में चीन ने बहुत तरक्की की है। यहाँ पर एक मजबूत स्टार्टअप कल्चर भी है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने खुद को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से बदलकर एक ताकतवर इंडस्ट्रियल और सर्विस बेस्ड अर्थव्यवस्था बनाया है। यहाँ पर सरकारी कंपनियों की भूमिका अहम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का योगदान कहीं ज्यादा है, जो चीन की जीडीपी का लगभग 60% हिस्सा बनाता है। आजकल चीन इलेक्ट्रिक वाहन, रिन्यूएबल एनर्जी और दूर संचार जैसी हाईटेक इंडस्ट्रीज पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा हाई टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर है और रिसर्च और डेवलपमेंट पर अपनी जीडीपी का लगभग 2.6% खर्च करता है। चीन के कई शहर जैसे बीजिंग, शंघाई, शेंज़ेन, गुआंगझो और चोंगकिंग आर्थिक और तकनीकी विकास के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी चीन ने दुनिया भर को पीछे छोड़ दिया है, खासकर हाई स्पीड रेल, रिन्यूएबल एनर्जी और स्मार्ट शहरों के क्षेत्र में। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है और चीन सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में सबसे आगे है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI दुनिया भर में फैला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके तहत चीन करीब 146 से 150 देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चीन का अपना मॉडर्न और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस देश के इतने बड़े आर्थिक विकास और ग्लोबल पावर बनने की नींव रहा है और अपनी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर चीन दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति के तौर पर सामने आ रहा है। अब अगर चीन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखें तो चीन की पॉलिटिक्स चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CCP के कंट्रोल में है। यहाँ नेशनल पीपल्स कांग्रेस यानी NPC नाम की एक बड़ी संसद जैसी संस्था है, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग CCP के ही होते हैं, इसलिए असली ताकत CCP के हाथ में ही रहती है। ये एक ऑथोरिटेरियन यानी सत्तावादी सिस्टम है, जिसका मतलब है कि सरकार बहुत बड़ा कंट्रोल रखती है और लोगों की आजादी सीमित होती है।
इस सिस्टम में लोगों को आजादी से नेता चुनने की परमिशन